हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 29 अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में यूसीसी के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है। यूसीसी के लिए गठित समिति का अध्यक्ष मध्य प्रदेश में किसे बनाया गया है। इसका आंसर है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है यूसीसी का मध्य प्रदेश में कमेटी का अध्यक्ष। और ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रह चुकी हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। इनकी जो है अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और इनको 60 दिन के भीतर इस पर यूसीसी पर अपना जो है रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देश दिया गया है। यूसीसी के बारे में दोस्तों जो फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इसका जिक्र आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में किया गया है, जिसमें राज्य के नीति निषेध तत्वों में इसमें शामिल किया गया है डीपीएसपी में। इसमें आर्टिकल 44 में समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा राज्य, यही है यूसीसी। और ये डीपीएसपी का हिस्सा है, यानी राज्य के नीति निषेध तत्वों का हिस्सा है। और इसलिए अदालतें इसे इन्फोर्सफुली इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं कर सकती हैं। जो राज्य की नीति निषेध तत्व होते हैं वो राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पुष्ट करते हैं। वर्तमान में जो स्टेटस है कि यूसीसी पर ये अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग जो है पर्सनल लाज है, जैसे हिंदू के लिए हिंदू कोड बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ है मुसलमानों के लिए। गोवा जो भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर पुर्तगाली शासन के समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू है, याद रखिएगा। गोवा में पहले से ही लागू है। उत्तराखंड जो है पहला स्टेट बन चुका है। उत्तराखंड 2024 में यूसीसी विधेयक पारित करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन चुका है। इसके बाद असम और गुजरात ने भी अपने यहाँ जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठित कर चुके हैं। कुछ जो केसेज हैं जो फेमस हैं यूसीसी के लिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन या गाइडलाइंस आया हुआ है। शाहबानो मामला सबसे अधिक फेमस है 1985 में शाहबानो केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि सरकार को यूसीसी की एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। यूसीसी के बारे में कहा गया है कि यूसीसी के लिए एक रूपरेखा सरकार को तैयार करनी चाहिए। इसके बाद सरला मुद्गल मामला 1995 में आता है। दोस्तों ये केसेस जो हैं ये प्रीलिम्स में पूछे आते हैं, इसलिए इस केसेस का जो है किससे संबंधित है और किस वर्ष ये हुआ था। तो इसमें कोर्ट के द्वारा ये दोहराया गया कि राष्ट्रीय एकता के लिए जो नेशनल यूनिटी है उसके लिए यूसीसी आवश्यक है, कोर्ट ने ऐसा कहा। इसके बाद सारा बानो मामला 2017 में आया। इसमें जो ट्रिपल तलाक है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये सब यूसीसी को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर निर्देश भी दिए गए हैं। विधि आयोग का गठन भी किया गया था, जिसे 21वां विधि आयोग ने कहा कि नहीं, जो पर्सनल लॉज है उसमें यूनिफॉर्म्स किया जाए। और 22वां विधि आयोग द्वारा कुछ यूसीसी के प्रति सकारात्मक नज़रिया पेश किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, एशिया की पहली यूनेस्को चेयर किस विश्वविद्यालय ने शुरू की है। एशिया की पहली जो यूनेस्को चेयर है किस यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया है, तो सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये शुरू किया गया है। और मुख्य रूप से इसमें इस यूनिवर्सिटी ने लैंगिक समावेशन यानी जेंडर इंक्लूसिवनेस और कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट पर ये यूनेस्को चेयर की शुरुआत की है। इसके माध्यम से इसका प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का, रोबोटिक्स और जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है, उन्हें सशक्त बनाना है। इसके द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। यूनेस्को चेयर जो है यूनेस्को द्वारा स्थापित एक कार्यक्रम है। यूनेस्को चेयर ये यूनेस्को द्वारा स्थापित एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है कि अनुसंधान और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा दिया जाए। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें शिक्षा, सतत विकास, समानता जैसी वैश्विक चुनौतियों को समाधान करने के लिए पहल है। यूनेस्को इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1945 में 16 नवंबर 1945 में की गई
भारत भी इसका सदस्य है और इसका मुख्यालय जो है पेरिस में, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे विश्व विरासत स्थल। इसमें विश्व के जो विरासत हैं उनको संरक्षित किया जाता है, जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जो अमूर्त सांस्कृतिक कला है, आर्ट एंड रीति रिवाज है, जैसे गरबा, कुंभ मेला, इन सब को भी सांस्कृतिक विरासत के तौर पर रखा जाता है। मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम, ये यूनेस्को के द्वारा चलाया गया है जैव विविधता संरक्षण के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम ये यूनेस्को के द्वारा चलाया गया जैव विविधता का संरक्षण। दोस्तों, ये मैच और फॉलोइंग सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, ये भी चलाया गया है। क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क UCCN, संस्कृति और रचनात्मकता के विकास को आधार बनाने वाले शहर, वैसे शहरों को जो संस्कृति, अपने उसका विशेष संस्कृति है और क्रिएटिव शहर हैं। भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल, भारत में टोटल कुल 44 विश्व विरासत स्थल हैं। इसमें सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल 36 हैं और प्राकृतिक जो नेचुरल विश्व धरोहर स्थल हैं वो 7 हैं और मिक्स्ड वो है 1 है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, लद्दाख में नए जिलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। लद्दाख में नए जिलों का निर्माण किया जा रहा है, तो इसमें कुल संख्या दोस्तों 7 हो जाएगी। लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन होने जा रहा है। पहले से ही 2 ज़िले हैं और नए 5 जिलों का गठन किया जाएगा। ये 5 ज़िले कौन कौन से हैं? नुब्रा, दिखावा, चांगथंग, जास्कर और ट्रांस, ये नए ज़िले हैं। नए ज़िले का गठन किया जाएगा। लद्दाख का यह मैप है दोस्तों। लद्दाख में जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही फेमस लोकेशन, जैसे लद्दाख के प्रमुख दर्रे हो गए, और इसके बाद इस पूरे रीजन का जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो भी पूछे जाते हैं। पासेज, पर्वत श्रेणियाँ, नदियाँ, ग्लेशियर, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पीरपंजाल है, पीरपंजाल ये मध्य हिमालय का पीरपंजाल है, जिसे जम्मू कश्मीर पीरपंजाल कहा जाता है। धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। ये इमिसलाग है, ये चारागाह के लिए फेमस है। ये लद्दाख को जो है, लद्दाख है, इसको तिब्बत से जोड़ता है। उमिंगला ये विश्व की सबसे ऊंची मोटर नौवग्रहण क्षेत्र है। तो उमिंगला, चांगला पास, चांगला दर्रा, ये तिब्बत को लद्दाख से जोड़ता है। लानक पास, ये सब तिब्बत को लद्दाख से कनेक्ट करते हैं। अघिल पास चीन का संगसांग क्षेत्र है, जो संगसांग घाटी, उसको ये लद्दाख से जोड़ता है। चाइना और लद्दाख के बॉर्डर पे है। इसके बाद बुर्जिल पास, ये जम्मू कश्मीर को देवसाई प्लेन से कनेक्ट करता है। जो जिला पास दोस्तों, ये लेह को कारगिल से जोड़ता है। ये पास लेह को कारगिल से जोड़ता है। नंगा पर्वत यहाँ है। इसके बाद ग्लेशियर में देख लेते हैं, हिस्पार ग्लेशियर, बेफाउ ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सबसे ऊंची ग्लेशियर। तो ये सब ग्लेशियर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका लोकेशन इसके आसपास, ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर भी पूछा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ श्योक हो गई, गिलगिट हो गई, किशनगंगा हो गई, झेलम, ये सब सहायक नदी पूछे जाते हैं। तो भौगोलिक विशेषताओं में देखते हैं, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। लद्दाख क्या है? एक शीत मरुस्थल है। और उत्तर में काराकोरम श्रेणी और दक्षिण में हिमालय पर्वतमाला के बीच में स्थित है लद्दाख। सिंधु नदी यहाँ की सबसे जो बड़ी नदी है, सबसे फेमस नदी है सिंधु नदी। यह लेह शहर के बीच से बहती है। यहाँ के जो प्रमुख झीलें हैं, पेंगोंग त्सो, खारे पानी की झील, पेंगोंग त्सो झील, पेंगोंग त्सो ये झील है, खारे पानी की झील है। तोसोमरी मीठे और खारे पानी की रामसर साइट है। ग्लेशियर में सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बियाफाओ हो गया, हिस्पार हो गया ग्लेशियर। प्रमुख दर्रे में खारदुंगला, जो जिला, चांगला, उर्मिंगला, जो मैप में मैंने बताया। सामरिक बुनियादी ढांचे यहाँ पर सरकार के द्वारा निर्माण किए जा रहे हैं। सिंकुला टनल 15,800 फीट पर यह निर्माणाधीन टनल है। जो जिला टनल, ये एशिया की सबसे लंबी टनल है, श्रीनगर और लेह रजमक से जोड़ती है। ये नोम एयरफील्ड, ये पूर्वी लद्दाख में चाइना के बॉर्डर के करीब में इसको डेवलप किया जा रहा है। इसे जो है यूनियन टेरिटोरी का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे एक शासित प्रदेश बनाया गया। और हाल फिलहाल में जो सोनम वांगचुक वहाँ के हैं,
उनके द्वारा लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने की मांग की जा रही है। कुछ विशेष दर्जे की मांग की जा रही है। यहाँ का जो प्रमुख नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। ये हिम तेंदुआ यानी स्नो लियोपार्ड के लिए बहुत फेमस है। लद्दाख का दोस्तों जो राजकीय पशु है हिम तेंदुआ ही है, और राजकीय पक्षी काली गर्दन वाला सारस। ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पीवी सिंधु किस राज्य में पूर्ण मतदान अधिकार के साथ शामिल हुई है, किस संस्था में पूर्ण मतदान अधिकार के साथ शामिल हुई है। तो बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में इनको शामिल किया गया है, जिनमें इनको वोटिंग राइट भी प्राप्त हुआ है। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु बैडमिंटन कोर्ट से परे जाकर इन्होंने ये एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष चुने जाने के बाद बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में पूर्ण मतदान का अधिकार ग्रहण कर लिया है। दोस्तों इनके बारे में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्होंने रियो ओलंपिक में 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है, और भारत की ये पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में होता है, वहाँ पर ये ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं। फोर्ब्स की सूची में ये दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में ये शामिल हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग की DPI रणनीति का लक्ष्य 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। नीति आयोग के द्वारा जो रणनीति तय की गई है 247 तक के लिए भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को तक पहुंचाना है। इसका यही टारगेट है नीति आयोग का। और ये जो DPI 2407 समृद्धि का मार्ग शीर्षक से ये रणनीति बनाई गई है, जिसमें भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था के रूप में बदलना है और प्रति व्यक्ति आय को 18,000 डॉलर तक पहुंचाना, ये टारगेट सेट किया गया है। दोस्तों नीति आयोग एक फैक्ट है, नीति आयोग को जो हमेशा पूछा जाता है, इसके उपाध्यक्ष तो अभी तो सुमन बेरी, लेकिन जल्द ही अशोक लाहिड़ी इनका स्थान ले लेंगे। याद रखिएगा, अशोक लाहिड़ी की नियुक्ति की गई है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में, और जो CEO हैं वो BR सुब्रमण्यम। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये 4 से 8 तारीख नेक्स्ट जो मंथ है, अगले महीने में यानी मई में किया जाएगा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। और इसमें तो कोई खास है नहीं। गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला कहाँ रखी गई। गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो रखा गया है दोस्तों विशाखापट्टनम में। जो केंद्रीय रेल सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव और आंध्र प्रदेश के जो CM हैं चंद्रबाबू नायडू, दोनों ने साथ मिलकर गूगल क्लाउड AI इंडिया हब की आधारशिला रखी है। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में, नई चिप डिज़ाइन में और AI के क्षेत्र में किस तरह से भारत को ग्लोबल हब के रूप में तैयार किया जाए, डेवलप किया जाए। नेक्स्ट है INS सुनैना का चौथा बंदरगाह दौरा किस देश में हुआ। तो सिंगापुर के ये चांगी नौसैनिक अड्डे पर इसने जो है अभी पहुंचा है, वहां पर अपना दौरा पूर्ण किया है। और इसके पहले ये जहाज़ जो था सुनैना, वो माले, फुकेट और जकार्ता बंदरगाह का दौरा पूरा कर चुका है। ये जो सागर पहल है, भारत का सागर पहल, जिसमें तटीय देशों के साथ भारत अपना संबंध को बेहतर करना चाहता है, उसी के तहत ये दौरा किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।